हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू में। और आज मैं करवाऊंगी आपको सेट 3 सीटेट एग्ज़ाम 2020 की एक सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सोल्व करा रही हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन। मतलब आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है तो क्यों आया है। साथ ही साथ जब एक क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो गाइस देखिए, उसमें सिर्फ एक आंसर के ऊपर फोकस मत कीजिए, बल्कि पूरा कंसेप्ट समझिए कि आखिर वो आंसर निकला क्यों है। और ये 30 में से 30 नंबर आपको कैसे लाने हैं, ये यही है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। देखिए, आप पढ़ते हैं, डाइट में पढ़ते हैं, आपने बीएलएड डीएलएड जो भी किया है आप पढ़ते हैं, उसमें थियरीज आपको फिर भी आती हैं, लेकिन जब पेडागोगी की बात आती है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, एक समझ बनाइए, उनसे आपकी एक बहुत ही अच्छी समझ बनेगी और आप देखेंगे कि आपके 30 में से 30 ही मिलेंगे आपको, फिर आप एक भी नंबर कटवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए, ये सीरीज़ मेरी इसीलिए है कि आप कैसे 30 में से 30 ला सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं, उनको किस तरह से समझते हैं, उनके एक क्वेश्चन के साथ कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। तो देखिए, मैं यही कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। और अगर आप नए कैंडिडेट हैं, सीटेट एस्पिरेंट हैं, जो अभी देना चाहते हैं एग्ज़ाम, या आपने भी डीएड या डीएलएड कंप्लीट की है और आप अभी सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ईवीएस की मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और अब मैं मैथ्स की भी सीरीज़ जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। तो आपको तीनों सीरीज़ पेडागोगी ऑफ मैथ्स, ईवीएस एंड साइकोलॉजी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इस तीनों की मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप तीनों से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे आप 21 क्वेश्चन। तो इससे पहले 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और आप देखिए, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इससे महानता हासिल कर लेंगे या फिर मैं बहुत ज़्यादा रामबाण दे दूँगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप जो मैं बोल रही हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो कीजिए। देखिए, आपको उससे फ़ायदा मिलना ज़रूर स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ आप इस सीरीज़ में खुद इसको एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो आप आगे देख सकते हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आप भले ही मत देखिए, लेकिन एक बार देखिए ज़रूर कि इसमें क्या है, तो कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। और आई होप कि मैं आपके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करवा पाऊँ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन क्लासरूम। तो इनमें से कौन सा एक तरीका है जिससे शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। सबसे पहले अगर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहली चीज़ मैं बताती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाती है, जब हम ट्रेडिशनल अगर सिस्टम देखें एजुकेशन का, जब हम भी या मैं भी कभी स्कूल में पढ़ती थी, तो हमें टीचर एक आंसर कराता था सेट, कि बस यही है और हमें इसी को रटना होता है। इसी को आप पेपर में लिखते थे और उस टाइम पे कोई एक्टिविटी कुछ नहीं होता था, कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता था, केवल हमें बस लिखना होता था आंसर्स को, क्वेश्चन से शीट भरनी होती थी बस 3 घंटे के लिए। तो ये आइडिया था। तो लेकिन अब जो है काफ़ी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है बच्चों के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर है। मतलब यहाँ पे बच्चों को एक्टिव लर्नर बनना सिखाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे को जो है उसको उसकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए, उसको तरह तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर वो एक प्रॉब्लम को लेके बैठा है तो ये नहीं है कि टीचर ने ये बताया था बस यही इसका सॉल्यूशन होगा, उसको नए नए तरीके हमेशा याद करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि टीचर जो है प्रॉब्लम्स ऐसी देती हैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में, जो मतलब उसका थोड़ा आइडिया देती हैं बच्चे को, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ अलग से दी जाती है बच्चों को। कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, वो ग्रुप में भी बच्चे उसके बारे में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी दे दी जाती है इस तरह से। तो इस तरह से इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितनी आपकी थिंकिंग डाइवर्स है, तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो याद रखिए, एक्टिव लर्निंग के लिए चाहिए, ऊपर से ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, ये एक तरह से न्यू मॉडर्न अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसके अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मोटिवेट नहीं करेगा क्लास में अकॉर्डिंग टू टीचर। सो डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर बच्चा कहेगा, उस बच्चे को, अगर टीचर ये कहेगा बच्चे को कि अपना थॉट प्रोसेस के बारे में सोचो, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, आपको मैंने प्रॉब्लम दी है इसके बारे में आपको क्या दिमाग में आ रहा है, आप क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, अपनी एक आपकी धारणा क्या है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम दी गई है तो आपका क्या विचार है कि किस तरह से सोल्व हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें अगर टीचर करता है तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग। तो जब टीचर ये कहता है बच्चे को कि आप
गलतियां करो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो साथ में। मतलब ऑब्वियसली जब आप कोशिश करेंगे तो गलतियां तो होंगी। अगर बच्चा बार बार गिरता है, छोटा बच्चा, तभी तो संभल कर चलना सीखता है। अगर बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा इस डर से कि वो गिर जाएगा, या फिर आपने भी कभी गाड़ी सीखी हो, स्कूटी सीखी हो, कुछ भी सीखा हो, तो आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, उस स्कूटी पे हाथ जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पर बैठेंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आपको स्कूटी कैसे आएगी। हो सकता है कि एक बार शायद आप गिरें, लेकिन आपको जल्दी आ जाएगी। इसी तरह से होता है कि आपको टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए कि अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो टीचर को मोटिवेट करना है बच्चे को यहाँ पर कि आप गलतियां करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने करेंगे खुले भाव से वो लोग सोल्व करेंगे और गलतियों के बारे में डरेंगे नहीं। होता क्या है कि क्लासरूम में एक फियर का एनवायरनमेंट होता है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैंने गलती कर दी तो टीचर पता नहीं क्या करेगी। तो ये चीज़ टीचर को नहीं करनी है। तो टीचर को बच्चे को समझाना है कि आप गलती कीजिए बट प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, यूज़ वोकेबलरी लाइक थिंक, आइडियाज़, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स। तो इस तरह की वोकेबलरी यूज़ करने में बहुत लाभदायक है। जैसे कि आप बच्चे को कहेंगे थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, आप क्या सोचते हो, एंटिसिपेट करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, नए नए आइडियाज़ निकालने में, ट्राई करने में। बार बार ट्राई करो, एक बार सोल्यूशन नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो। फिर डिफरेंट आंसर सोचो इसके बारे में। सपोज आपने 2 डिजिट का एडिशन दिया है बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, एक बच्चा आपको सिंपल एल्गोरिथम से करा देगा। फॉर एग्जांपल 41 और 22 प्लस करना है, तो बच्चा सीधे 3 और यहाँ पे 6 लिख देगा, तो 63 हो गया। लेकिन एक बच्चा आपके पास आएगा जो कहेगा कि मैं 40 + 1 लिखूंगा, फिर 20 + 2 लिखूंगा, अब 2 और 1 को जोड़ूंगा और 40 और 20 को जोड़ूंगा। तो ऐसे भी बच्चे भी आपको मिलेंगे। तो क्या ये मेथड गलत है? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे की डाइवर्स थिंकिंग है कि बच्चे ने कुछ अलग सोचा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट है आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। देखो कन्वर्जेंट आंसर्स क्या होते हैं। मैंने भी बताया आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। तो कन्वर्जेंट आंसर का मतलब ये है कि एक ही आंसर मिलना बस। मतलब ये एक सर्कल है, ये एक आंसर टीचर ने बता दिया और हर बच्चा बस इसी पे आकर टिक गया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है। ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब आप इस ऑप्शन से बाहर निकलते हैं और आप तरह तरह के ऑप्शन बताते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब इस एक ऑप्शन पे बिल्कुल फोकस हो जाना है इस कन्वर्जेंट, और इससे बाहर निकल के नए नए तरीके सोचना है इस डाइवर्जेंट। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो आपके काम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि ये जो है बच्चे को हेल्प नहीं करेगी। मतलब शिक्षण द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन ये 4th ऑप्शन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो कौन सा संवेग है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई होप कि कर लेंगे आप। तो इसमें एग्जाम्पल है स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। मेमोरी, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि डर का जो एक भाव होता है, डर एक भाव होता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे आपको मतलब जो आपको डरा रहा है, जैसे कि कई लोग लिजर्ड से डरते हैं, कई लोग मैं कहूँगी तो कॉकरोच से भी डरते हैं कई लोग, या फिर बच्चे जो हैं अंधेरे कमरे से डरते हैं। तो वो एक तरह का भाव है जो टाइम टू टाइम ह्यूमन जो है वो शो करते हैं। तो फियर इज़ एन इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. एक 3 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि जो दूध है वो उसने देखा होगा कहीं कि दूध में से मशीन में से दूध निकल रहा है। तो उसने देखा कि हाँ भी मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि दूध एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, कि गाय से आ रहा है कि भैंस से आ रहा है। लेकिन उसने क्योंकि आपको देखते सिटीज़ में आपको गाय भैंस देखने को बहुत कम मिलती है, स्पेशली बच्चों को। तो डेयरी फार्म्स, डेयरी वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे मशीन सी लगी होती है, वहाँ से दूध आपका दिया जाता है वहाँ से निकाल कर। तो बच्चे ने देखा, ऑब्जर्व किया, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है मैं कहूँगी बच्चे की। सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अच्छी है। उसने देखा कि मशीन से निकल रहा है तो उसने बता दिया हाँ भी मशीन से निकल रहा है दूध। तो देखते हैं विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए आप एज अ टीचर सोचिए, अब बच्चे ने कुछ आपको बताया है, जजमेंटल मत होइए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, क्या बोल दिया इसने, तो ये मत सोचिए। आपको ये देखना है कि बच्चे ने कैसे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, मतलब वो नॉलेज उसने कंस्ट्रक्ट कहाँ से की कि दूध जो है वो मशीन से निकलता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, मतलब बहुत ही मतलब लिमिटेड है उसका एक्सपोजर जो है वर्ल्ड का। 3 साल का बच्चा जो है वो आपको लगता है कि लिमिटेड एक्सपोजर होगा उसको? 3 साल का बच्चा बहुत सारी चीज़ें देख लेता है आसपास में। नेक्स्ट है द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। ये बच्चे का एक एक्सपीरियंस बोल रहा है, मतलब बच्चे ने जो अनुभव किया वो उसने बता दिया।
द चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज, बच्चे ने गाय को देखा ही नहीं है। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो देखिए, अब अगर इसमें आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो परिवार को अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आप भैंस और गाय, हर चीज़ बच्चों को नहीं दिखाई जा सकती, तो परिवार उसको भैंस और गाय दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि दे आर नॉट टीचर्स, परिवार में हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आप अपने आप सीखते चले जाते हैं, हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं परिवार में, उन एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। कोई सेटिंग नहीं होती है पर्टिकुलर कि ये कराएंगे या ये कराएंगे वो कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सोशलाइजेशन के माध्यम से बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये तो नहीं है कि भाई फैमिली बिल्कुल ऑफर ही नहीं कर रही है उसको एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज, ये भी नहीं हो सकता है उसने गाय देखी है लेकिन उसको नहीं पता कि भाई गाय जो है दूध गाय देती है, उसको नहीं पता है ये चीज़। तो उसने गाय तो देखी होंगी लेकिन उसको प्रोसेस नहीं पता कि दूध कहाँ से मिलता है, क्योंकि शायद उसने देखा नहीं होगा कभी गाय से किसी को दूध निकालते हुए। नेक्स्ट, द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस, बच्चे का जवाब दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। अब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसकी, मतलब उसने देखा, अब वो डेली जा रहा है, सपोज अपने दादी के साथ जा रहा है, अपने पापा के साथ जा रहा है, दूध की दुकान से दूध लेके आ रहा है, डेली देख रहा है कि मशीन में से दूध निकाल कर और उनको दे दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बच्चा क्या सोचेगा, बच्चे ने बार बार वही चीज़ देखी कि भाई दूध यहीं से आ रहा है, और वो 3 साल का बच्चा है, क्योंकि उसको गाय तो उसने देखी है, उसने भैंस भी देखी होगी, उसने बफेलो भी देखी होगी, लेकिन अभी उसने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो यहाँ पर ये बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। फिर पहला ऑप्शन, द चाइल्ड, बच्चे की जो मैंने पहले बताया कि लिमिटेड एक्सपोजर तो नहीं होता है, क्योंकि 3 साल का बच्चा बहुत एक्सपोज हो जाता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और वो अपने आसपास के वातावरण से काफ़ी वाकिफ हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि बच्चे का जवाब जो है दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टीचर रोल, मतलब कि शिक्षक की भूमिका इनमें से सबसे अच्छा क्या वर्णन कर रहा है शिक्षक की भूमिका का, मतलब एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या रोल है, एक शिक्षक का अपने आप में क्या रोल होता है, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब अच्छे से कर रहा है उसको। तो ऑप्शन देखते हैं। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, तो टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है कि भाई वो डंडा लेकर बैठ जाए और डिसिप्लिन देखता रहे, मतलब कि बस बातें मत करो, चुप हो जाओ, पंक्ति में बैठो, सीधे बैठे रहो, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत बोलो, बीच में मत बोलो। तो ये एक तरह से ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो गई, पहले आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ अनुशासन बनाए रखना है, तो बिल्कुल नहीं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये नहीं होती है। अनुशासन जो है, टीचर जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है बच्चों के लिए, उसके थ्रू अपने आप डिसिप्लिन जो है वो स्थापित होना स्टार्ट हो जाता है क्लास में, अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो टीचर ने प्लान की है बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी है। तो उसके बाद अ टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ध्यान रख देना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी ने इतना लिखा है तो इतना ही हम बच्चों को समझाएंगे, इसमें सिलेबस में सिर्फ ये टॉपिक है तो यही कराएंगे, इससे रिलेटेड एक भी चीज़ हम बाहर से नहीं कराएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ये तो एक तरह से बिल्कुल रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल, और रिजिड होकर तो हमें चलना ही नहीं है। आपको पता है कि टीचर को अपने पूरे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, उसको बच्चों का भी थॉट प्रोसेस जानना होगा, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब फटाफट से अपना सिलेबस करा लो ताकि फिर हम रिवीजन करा लें, क्योंकि रिवीजन नहीं कराएंगे तो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। ये एक सोच होती है आमतौर पर टीचर्स की कि अगर आप रिवीजन नहीं कराएंगे तो फिर बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो भाई इस सोच के साथ भी हम बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए क्यों गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मैंने टर्म पियाजे में आप वाइगोत्स्की में उन वीडियोस को देखिए, उसमें समझाइए अच्छे से। जब बच्चा एक्टिव लर्नर होता है तो एक्टिव लर्नर हमें क्या, एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है आपको, मतलब कि उसको पैसिव नहीं बनाना है कि भाई ले टीचर इधर से बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो 1 वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए हमें, 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। उधर से टीचर बोल रहा है, बच्चा इधर से रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, फिर टीचर अपना फीडबैक दे रहा है, फिर दोनों का एक संवाद चल रहा है, वहाँ से बच्चे अच्छा सीख रहे हैं और बच्चे पूछताछ कर रहे हैं। देखो बच्चे के लिए इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा चुपचाप आपकी क्लास में बैठा है, आपकी सारी बातें सुन रहा है, चुपचाप बैठा रहता है, ना बोलता है ना कुछ पूछता है, आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आप सोचेंगे कि हमें कुछ कमी है कि बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, या तो हम उस एनवायरनमेंट को इतना रिजिड रख रहे हैं कि बच्चे के लिए स्कोप ही नहीं है। तो बच्चे के लिए स्कोप होना चाहिए, उसको आपको टाइम देना होगा उसको लर्न करने के लिए और उसको इंक्वायर करने के लिए, या फिर वो क्वेश्चन पूछे वो, ये माहौल आपको बनाना होगा। तो इसका आंसर सही होगा आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं।
तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपको बच्चे पर फोकस करना है कि बच्चे के लिए अच्छा क्या होगा, इसको फोकस करके आप चलेंगे तो पेडागोगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन सारे निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, मतलब उससे मिलता जुलता सा क्वेश्चन है एक पहले वाले से ही। तो इसमें कहा है कि रिच लर्निंग मतलब समृद्ध शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा जो बहुत ही अच्छी है, मतलब एक जेन्युइन आप क्वालिटेटिव एजुकेशन बोल सकते हैं। तो रिच लर्निंग जो है वो कैसे एनकरेज करेगा, ये इन चारों में से बताना है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। ए क्लासरूम विद द वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर। अब देखिए अपने क्लास में लगा दिए हैं चार्ट, बहुत ऊपर लगा दिए हैं ना, बच्चा देख लेगा बस दूर से दिखाई दे रहा है, ना छू सकता है ना कुछ और, क्योंकि फाड़ देगा बच्चा अगर आप नीचे नीचे लगा दिए तो आपने बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल जहाँ पे आपका रूफ होता है वहीं से बिल्कुल सटाकर पूरी दीवारों पे आपने चार्ट चिपका दिए हैं या कुछ ऐसे पोस्टर्स लगा दिए हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। बच्चा एक बार तो देखेगा ध्यान से कि मैडम ने कुछ लगाया है या टीचर ने कुछ लगा दिया है, लेकिन देखेंगे आप कि बच्चा जब उसको देख ही नहीं पा रहा है, एक तो उसकी रीच इतनी दूर है, मतलब इतनी दूर लगा हुआ है कि कुछ बच्चों की तो नज़र कमज़ोर होती है, वो देख भी नहीं पाएंगे। ऊपर से बच्चा जब छू कर समझता है कुछ तो ज़्यादा अच्छे से समझता है, सेंसेस का यूज़ करेगा ना तो बेटर करेगा। तो बच्चे की पहुंच से ही बाहर है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज आपने मैप लगा दिया दीवार पर, बहुत ऊपर लगा दिया, अब बच्चे को तो देखो मैपिंग स्किल्स तो ऐसे डेवलप नहीं होती है। मैप तो आपको बच्चों के सामने रखना है, बच्चे को ढूंढना है, बच्चा उंगली रखेगा उस पर और देखेगा कि ये एक जगह कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये कौन सी बाउंड्री है, ये स्टेट की कौन सी बाउंड्री किससे मिल रही है। तो इस तरह से उसको लर्निंग तभी होगी जब बच्चे की रीच में होगी वो चीज़। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है, प्रोत्साहित नहीं करेगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ओपन क्लासरूम कॉर्नर्स, ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स आपने सुने होंगे, हम लाइब्रेरी कॉर्नर्स भी बना सकते हैं कि उस कॉर्नर में आप स्पेशली बच्चों के लिए चीज़ें रख दीजिए और बच्चे की मतलब कहानी की किताबें रखते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर है ना, इसका मतलब यही है कि कहानी की किताबें रख दी आपने, एक्टिविटी शीट्स रख दी, ठीक है। ओपन शेल्फ्स यानी खुली अलमारियाँ आती हैं उनमें रख दी और बच्चे किसी भी टाइम अपना वो देख सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर ने कोई पीरियड फिक्स कर दिया है कि हाँ आप जाइए और देखिए, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो ये तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो सपोज़ ये तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। अब हम दूसरा और देख लेते हैं। देखिए जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये आंसर ठीक है तो नहीं रुकिए, क्योंकि पेडागोगी में जो है कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो दोनों लगभग बराबर होंगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए आंसर्स कभी भी स्किप मत कीजिए, आप सारे पढ़िए कि सब में क्या क्या दिया हुआ है, तभी आप एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है ए क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कबर्ड्स ब्रोट आउट वंस ए वीक फॉर फ्री प्ले। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, मतलब अलमारी है अच्छे से सब कुछ आपने बुक्स को अच्छे से लगा के रखा है और सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है और वो जो भी है आराम से टीचर कहेगी नहीं नहीं भाई इशू करो, एक ही की इशू करो और अच्छे से प्यार से इसको वापस रख देना अलमारी में, ये बिल्कुल इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये देखो वंस ए वीक चलो उनको मौका मिल रहा है, फ्री प्ले का मिल भी रहा है उनको मौका, तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ एक बार वो भी एक रिजिड तरीके से, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इससे बेटर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। मैं कंपैरिजन कीजिए, देखिए अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखें और तीसरे ऑप्शन को देखें तो आपको अपने आप फ़र्क समझ में आएगा कि सेकंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है तीसरे ऑप्शन से। तो चलो हमने तीसरा भी एलिमिनेट कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो इसका है। नेक्स्ट है अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान लर्निंग ड्राइवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट। तो देखिए टेक्स्ट बुक पे तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ओनली टेक्स्ट बुक के लिए तो एनसीएफ ने भी मना कर दिया है। तो इस तरह से आपके तीन जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। तो टेक्स्ट बुक पे तो रिलायबल टीचर को होना ही नहीं चाहिए। देखिए वो आपका सपोर्टिव मटेरियल है टीचर के लिए कि उससे टीचर को एक तरह की गाइडेंस मिलती रहती है कि हाँ भाई ये इस तरह की चीज़ें आपको सिखानी है। आपको पता है कि एनवायरमेंटल साइंस की जो बुक होती है 3rd to 5th उनमें थीम्स हैं, तो उन थीम से रिलेटेड आप फ्लेक्सिबिलिटी लानी है टीचर को अपने सिलेबस में। उसको देखना है कि अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम पढ़ा रहे हो आपको पता है ईवीएस में 6 थीम्स है, टोटल 6 थीम्स आर देयर इन ईवीएस। तो अगर आप उन 6 थीम्स को पढ़ा रहे हो तो आपको हर चीज़ आप पढ़ा सकते हो। बच्चे के एनवायरनमेंट में कितनी चीज़ें हैं फैमिली फ्रेंड्स के बारे में जानने को, बच्चे अपने माँ बाप के बारे में बताएंगे, अपने भाई बहन के बारे में बताएंगे, पता नहीं कितने लोगों के बारे में बात करेंगे, तो वो सब फैमिली एंड फ्रेंड्स का पार्ट है। तो सिर्फ वो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको बच्चे के एक्सपीरियंस को खोजना पड़ेगा। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। तो भाई जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनकी भूमिका बतानी है कि उनमें से सबसे अहम भूमिका क्या है। मैंने फिर कहा सबसे अहम पूछा है, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़िए, आराम से पढ़िए और फिर देखिए कि कौन सा आपको एलिमिनेट करना है।
देखिए, दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। तो वो ऐसा कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ जी, बिल्कुल है, ऐसा है जो एक तरह का एक्सपीरियंशियल रेफरेंस मटेरियल हो सकता है, सपोर्टिव मटेरियल होता है एक तरह से टीचर की रेफरेंस के लिए, बच्चों की रेफरेंस के लिए। तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। दे मेंटेन होमोजीनिटी इन लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और अ नेशन। तो ये राष्ट्र या राज्य में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं है। स्टेट की अपनी बुक्स भी हो सकती हैं। देखिए एनसीईआरटी जो है वो केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल है, जब केवीएस लगा लीजिए, एनवीएस लगा लीजिए, वहाँ पे एनसीईआरटी चलती है। लेकिन स्टेट बोर्ड से तमिलनाडु बोर्ड की अपनी किताबें होंगी, यूपी बोर्ड की अपनी किताबें होंगी। तो ऐसा है कि वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए नहीं रखती है, मतलब टेक्स्ट बुक जो हैं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि जो ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हालांकि अगर आप स्टेट में तमिलनाडु की बोर्ड की बुक्स हैं, तो देखिए अब तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स चल रही हैं हर जगह पर, हर सरकारी स्कूल में। तो क्या होगा कि टीचर वहीं से एक रेफरेंस बुक है उनके लिए, लेकिन क्या पढ़ाएंगे, क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही सेंटर्ड रहेंगे? तो इस तरह की जो होमोजीनिटी होती है, मतलब इस तरह की एकरूपता हमें देखने को नहीं मिलती है। हर स्कूल का, हर टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक एकरूपता लाने में तो ये इतना ज़्यादा इनका रोल नहीं है। उसके बाद दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सो येस, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। टेक्स्ट बुक जो है एक तरह की गाइडेंस उनको प्रोवाइड करती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही सा लग रहा है। दे फॉर्म द मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन रिसोर्स स्टार्व्ड कंटेक्स्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे गेम्स होते हैं, प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकते हैं। तो ये चौथा तो गलत है बिल्कुल। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन बचा है 1 और 3। 1 और 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या ठीक होगा, लेकिन हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। देखो 1 और 3 को ध्यान से देखिए। अब वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों संदर्भ सामग्री में से एक है, और यहाँ पे वे अध्ययन पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एलिमिनेट कैसे करना है। देखिए आपके लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट मेन है, तो बच्चे के हिसाब से देखना है। माता पिता को मार्गदर्शन मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसमें टीचर के बारे में ठीक कहा है कि भाई उनको एक तरह से गाइडेंस मिल जाती है टीचर्स को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक क्यों होगा? क्योंकि ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्योंकि बच्चा तो कक्षा में पढ़ता है ना स्कूल में, तो जब वो कक्षा में पढ़ता है तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होती है। मतलब बच्चा पहले अपनी टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करता है, फिर वो बाकी चीज़ों को देखता है। तो एक तरह से बच्चों के लिए एक तरह से गाइडिंग रिसोर्स है ये। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। सो जो एनसीएफ 2005 है, आपको पता है कि 4 एनसीएफ अब तक आ चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, और मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके बारे में। तो एनसीएफ किस पर निर्भर करता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से एनसीएफ की एक तरह से धारणा ली गई है? मानवतावाद नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी में इसका कोई इतना वो नहीं है। व्यवहारवाद तो बच्चों को पैसिव लर्नर समझता है, उनके अकॉर्डिंग तो बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो सीख लेंगे, बस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है एक तरह से। आपने रिवॉर्ड दी, पनिशमेंट दी, बच्चे ने सीख लिया बस। लेकिन ये व्यवहारवाद पर भी आधारित नहीं है। रचनावाद, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि बच्चा अपने आप करके सीखता है। वो एक पैसिव नहीं बल्कि एक एक्टिव लर्नर होता है, और एक्टिव लर्नर होने के नाते ही वो सब कुछ सीखता है। वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसका प्रोजेक्ट मेथड से बढ़ाइए, प्ले मेथड से पढ़ाइए। तो ये सब कुछ ये है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। आपको पता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते थे, दोनों ने ही इनके बारे में काफ़ी अच्छी थ्योरीज दी हैं। तो उसके बाद है कॉग्निटिव सिद्धांत। भाई कॉग्निटिव सिद्धांत जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पूरा, इससे अपनी समझ नहीं दी है। इस कंस्ट्रक्टिविज्म में सब कुछ आता है, सारी थियरीज इसके अंदर हैं, सारी पेडागोगी मेथड्स इसके अंदर है, सारे फिलोसोफर इसके अंदर है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है काफ़ी लोगों को मिला, काफ़ी चीज़ों को मिला जुलाकर ये एनसीएफ जो है बनाया गया है। और इसकी मेन धारणा यही है कि बच्चा एक्टिव लर्नर है और अपनी नॉलेज जो है अपने आप कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द चाइल्ड इन क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ़। कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है अगर, देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो एक बच्चा बहुत अच्छे से वर्दी पहन के स्कूल में आता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं है, ना उसका किसी खेल कूद में नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको बच्चे ये नहीं नज़र आता इससे कि बच्चा बहुत मोटिवेटेड है। नेक्स्ट, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी एक्टिविटीज़ में, हालांकि वे डिसिप्लिन लगते हैं, लेकिन वो वैसे एक्टिव लर्नर नहीं होते हैं। तो ये भी नहीं समझा जा सकता कि बच्चा मोटिवेटेड है।
वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, रेगुलर अटेंडेंस में, मतलब कि डेली आते हैं, बिल्कुल डेली आते हैं, लेकिन ना एक्टिविटी किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ में कर लेते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरह से डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा बिल्कुल मोटिवेटेड है। नेक्स्ट है दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम टीचर। तो वे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर से, अगर उनको आंसर नहीं आता है या आंसर समझ में आ गया लेकिन कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा है तो वो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यही एक्टिव लर्नर चाइल्ड की निशानी, कि बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा, अपनी गलतियां भी करेगा, टीचर को बताएगा भी और उनसे पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अब यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है कि बच्चा मोटिवेटेड। देखिए, जब बच्चा अच्छे तरह से क्लास में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो आप सोचेंगे कि वो एक्टिव लर्नर है। अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, अच्छी वर्दी में आ रहा है, डेली आ रहा है, चुपचाप बैठा भी है डिसिप्लिन में, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तो कमी है क्योंकि वो क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। तो बच्चों की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको बेस्ट बताना है। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, मतलब नियमित आप डेली, मतलब या तो वीकली, हर वीक में आप एक टेस्ट लेते रहिए और देखते रहिए कि बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरह से लर्निंग को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस। तो बच्चे को जो है बहुत जो कंटेंट है उसका वो अच्छे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहिए, मतलब उदाहरण देने चाहिए, चित्रों के बारे में बताना चाहिए। भाई ये भी सही लग रहा है हमें। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। हर तरह का लर्निंग मटेरियल, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, तभी आप बच्चे की लर्निंग को सुधार पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए लर्निंग मटेरियल जो है, कई ऐसे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स भी होते हैं जहाँ तक बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, तो क्या वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है? वहाँ भी बच्चे मोटिवेट होते हैं, पढ़ते भी हैं, कम रिसोर्सेज में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आप चीज़ ले आएंगे तभी लर्निंग हो पाएगी। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हम कर ही चुके हैं, अब सेकंड तो हमको लग रहा है ठीक है। नेक्स्ट, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। अब बच्चे को जो वास्तविक जीवन है, उनका जीवन की परिस्थितियों के बारे में बातचीत करने के लिए प्रेरित करना है। अब आप बताइए दूसरे और चौथे ऑप्शंस में से आपको क्या ठीक लग रहा है। कई स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि उनको एलिमिनेट करना नहीं आता, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे क्वेश्चन ठीक होते ही नहीं है सीटेट के, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिया फिर भी ठीक नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यही देखना है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे होंगे कि टीचर को जो है डिफरेंट एग्जांपल्स लेने चाहिए, इलस्ट्रेशन का यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि लर्निंग ज़्यादा किस में अच्छी होगी, रियल लाइफ की सिचुएशन से या सिर्फ इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देने से, कहानी सुनाने से हो जाएगी, या बच्चों को खुद अपनी कहानी क्रिएट करने से होगी, अपनी खुद की कहानी बताने से होगी? तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। जब आप ये करेंगे, बच्चे की रियल लाइफ को उसकी क्लासरूम टीचिंग में लेकर आएंगे, तब देखिए बच्चे में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है द डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अनुशासन जो है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किस तरह की मदद करता है? देखिए हर बार आप हमें सिखाया जाता है कि क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे आज्ञाकारी होने चाहिए, बिल्कुल मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात हम करते हैं कि अपने आप से आना चाहिए डिसिप्लिन जो है, वो थोपना नहीं चाहिए। आप अगर थोपेंगे तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे उसके। तो सेल्फ जो डिसिप्लिन की बातें होती हैं, तो वो क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपको बताना है। तो चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, बच्चे को अपनी खुद की शिक्षा को विनियमित करने और उसको मॉनिटर करने में, बिल्कुल अगर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा तो देखिए बच्चा खुद को रेगुलेट करना सीख जाएगा, वो अच्छे गलत में डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा, वो ये सीखेगा कि हाँ भाई ये डिसिप्लिन जो है ये कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग में हेल्प कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले देख लेते हैं, चुप्पी साधने के लिए नहीं, डिसिप्लिन कभी भी आपको चुप कराने के लिए नहीं होता। देखिए जब एक्टिव लर्निंग होती है तो उसमें शोर शराबा होता है, थोड़ा सा एक्टिविटी में होता है, प्ले वे मेथड में भी होता है, तो हम चुप्पी साधने को डिसिप्लिन नहीं कह सकते। शिक्षकों को निर्देश देने में तो ये भी नहीं है कि भाई शिक्षकों को निर्देश देना है तो डिसिप्लिन लाना है। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद दिलवाते हैं, तो रट्टाफिकेशन तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता है, कभी भी हमें रोट मेमोराइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, तो डिसिप्लिन उसमें हेल्प नहीं करता है। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। सो गाइज ये थे 10 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी चाइल्ड पेडागोगी के बारे में। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना भी समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो भी ज़रूर बना दूँगी अगर आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे तो। और गाइस, चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आप सीटेट एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।